सदर साहब, इरफान साहब, मंच पर बैठे हुए सभी मौजूद नागरिक, सामने तशरीफ फरमा अमरोहा शहर के गणमान्य लोगों, सबसे खुशी की बात मुझे यहाँ ये लग रही है कि जलसे में नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है और इसके साथ जो अनुभवी वरिष्ठ साथी हैं उनकी भी मौजूदगी है। तो ये दो पीढ़ियों का जो गंगा जमुनी मिलन इस सम्मेलन में हो रहा है, मैं समझता हूं इसके बहुत सकारात्मक नतीजे निकलने चाहिए। जैसा कि आपको बताया गया है, मैं अध्यापक हूं, पढ़ाता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में और कक्षा का 1 घंटा करीब 1 घंटे के बराबर ही होता है। तो आप घबराएं नहीं, मैं बहुत संक्षेप में मुख्तसर में अपनी 2-3 बातें आप लोगों के सामने रखूंगा। उसके पहले मैं जमीयत उलमा हिंद, जिसके तत्वावधान में ये आज का नेशनल यूनिटी का, कौमी एकता का जलसा हो रहा है, उन्होंने मुझे बुलाया, मौका दिया कि आप लोगों के सामने मैं आज गणतंत्र दिवस के जानिब से ये जो जलसा बुलाया गया है उसमें कुछ बातें इस मौके पर आप लोगों से कहूं। अभी तक बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, बहुत खूबसूरती से कासमी साहब ने जमीयत के इतिहास को बताया, जंग आज़ादी के इतिहास को बताया, उसमें 1857 के जिक्र को भी लाए। इरफान साहब ने बहुत शिद्दत से हम लोगों को यहाँ बताया कि एक हिंदुस्तानी के नाते, एक कौम के नाते हमारे क्या फर्ज है और कैसे हमारी हुकूमतें उन फर्जों से चूक रही हैं और उसके बहुत खराब असर हो रहे हैं। साथियों, पिछले करीब जब से आइन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, हम लोग अच्छी अच्छी बातें करते रहे हैं, लेकिन इस जलसे में भी वो दुख उभर करके आया है कि बात बिगड़ गई है। तो मेरे ख्याल से हमें सोचना चाहिए कि हमारी अभी तक की जो सोच रही है, जो तकरीरें रही हैं, वे एक तरफ चलती रहीं और समाज में कुछ और घटित होता रहा, कुछ और चीजें मजबूत होती रहीं और ताकतें मजबूत होती रहीं। अब देखिए, मुल्क है, दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब भी है ये,
सियासी पार्टियां, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, आती जाती रहेंगी। समाजों को, सभ्यताओं को हजारों हजार साल चलना होता है। और हम ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ एक समाज के तौर पे, जहाँ एक सभ्यता के तौर पे, जहाँ एक नेशन के तौर पर, राष्ट्र के तौर पे हमारे भीतर टूटक पैदा हो गई है। देखिए, मुल्क की एकता, कौम की एकता, राष्ट्र की एकता के दो पहलू होते हैं, हम सब लोग जानते हैं। एक हमारी सीमाएं होती हैं, हर नेशन स्टेट की अपनी सीमाएं होती हैं। वहां हमारे फौजी भाई उन सीमाओं की रक्षा करते हैं। और एक समाज का भीतरी ताना बाना होता है। कई बार सीमा पे आप भले ही मजबूत बने रहें, लेकिन भीतर टूट पैदा हो जाती है तो वो ज्यादा खतरनाक होती है। जब हम कौमी एकता की, राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं, तो ये सवाल हम लोगों के सामने खड़ा हो जाता है, हम कौन से राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आजकल जो संविधान में बताया गया राष्ट्र है, उसके अलावा एक राष्ट्र की बात हवाओं में चल रही है और खुलेआम चल रही है। कोई पोशीदा बात नहीं है। हुकूमत के मंत्री कह रहे हैं कि हम आए हैं इस आइन को, इस संविधान को बदलने के लिए, और कहीं कोई जुम्बिश, कहीं कुछ नहीं होता। बस कुछ प्रदर्शन हो जाते हैं, संविधान बचाओ, देश बचाओ। हकीकत में कुछ बदलता नहीं है, चीजें खराब होती जा रही हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत, जिसका किरदार, जिसकी भूमिका इस ऐसे संकट के समय में इस समाज को, इस राष्ट्र को बनाने में, आगे बढ़ाने में जैसी पहले रही है उससे ज्यादा हो, वैसे में वो एक खास तरह के डर और पशुपेश से गुजर रही है। मैं पढ़ाता हूं, मेरी कक्षा में बड़े बच्चे होते हैं, मुस्लिम समाज के बच्चे होते हैं, बच्चियां भी होती हैं। अब उनका दिलो दिमाग पहले जैसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पहले बहुत बड़ा राम राज्य था, पर अब राम राज्य के बाद नाम पे जो हो रहा है, ये एक नई चीज है हम लोगों के सामने। तो मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हमें थोड़ा सा ठहर करके अभी तक हम जो बातचीत करते रहे हैं उस पे एक बार फिर से विचार करना चाहिए कि आखिर ये हो कैसे गया कि हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते करते, जैसा कि इरफान साहब ने कहा, मोहल्लों में बट गए, गलियों में बट गए। दो साथी साथ चल रहे हैं, एक धर्म का है, दूसरा दूसरी धर्म का है, साथ चलने की दोनों में दूरियां बन गई। तो इससे तो निपटना होगा ना। तो डॉक्टर तो यही करता है कि वो पहले निदान करता है, उसका कारण खोजता है कि ऐसा हो कैसे गया है। मैं इस बारे में बस थोड़ा सा अर्ज करके अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, 1857 का जिक्र किया कासमी साहब ने। यही वो इलाका है पूरा का पूरा जहां से लड़ा के क्रांति का बिगुल बजा करके और लाल किला पहुंचे थे और बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना सरदार बनाया था। उस समय इंग्लैंड के
सदर ने ये कहा था कि हिंदुस्तान की शमशीर ठंडी हो गई है बहादुर शाह जफर, अब कुछ नहीं हो सकता। तो जफर शायर भी थे, आप लोग जानते हैं, बहुत ऊंचे पाए के शायर थे। तो उन्होंने जवाब भेजा, बागियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, बागियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिधर बादशाह ने इशारा किया था, ये बीमारी वहीं से आ रही है। इजराइल और अमेरिका की धुरी ने हमारी कमजोरियों का फायदा उठा करके, हमारी सियासी कमजोरियों का फायदा उठा करके दो भारत पैदा कर दिए, और उनके बीच में कितना अंतर है ये आज नाप नहीं सकता कोई भी बड़ा अर्थशास्त्री। गांधी जी ने वायसराय को कहा था, वायसराय साहब, आप एक गरीब देश के वायसराय हैं, आपके और आम भारतीय की आमदनी के बीच में 125 गुना फासला है, ये आपको शोभा नहीं देता, आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए। आज बताइए फासला कितना है? इस फासले पे हम ध्यान ना दें तो हम धर्म के नाम पे लड़ा दिए जाते हैं। इस फासले पे हम ध्यान न दें तो जातियों के नाम पे लड़ा दिए जाते हैं। अब ये आरक्षण वो आरक्षण नहीं चल रहा है जो आइन में दिया था, ये सियासी आरक्षण है। आइन तो हमने 1991 में सरेंडर कर दिया। जब तक इस हकीकत को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने मसाला हल नहीं कर सकते। 1991 में दो बड़ी घटनाएं हुई और उसके काले बादल 80 के दशक में छाने लगे थे, मंडराने लगे थे, जब राजीव गांधी ने अमेरिका के साथ जाकर के हाथ मिलाया था कि मुल्क की दो सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसीज हैं वो अलग अलग क्यों हैं। और 1991 में फरमान आया वर्ल्ड बैंक का, IMF का, WTO का कि भारत के आइन के बरखिलाफ नई आर्थिक नीतियां लागू करो, और नई आर्थिक नीतियां लागू की गईं। और आज हम देख रहे हैं कि आंकड़ा ये बता रहा है कि 1% आबादी के पास देश की आधी से ज्यादा दौलत चली गई है, और वो दौलत लेके बाहर भाग जाते, कोई रोकने वाला नहीं। यहां इरफान साहब बार बार ये जिक्र कर रहे थे कि इरफान साहब के हुकूमतों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। साथियों, जमहूरियत में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में हुकूमत और हम अलग अलग नहीं है। मैंने 2014 में ये लिखा था, अगर देश की सबसे बड़ी अक़लियत एक बार सत्याग्रह कर दे गांधी जी से प्रेरणा लेकर के कि एक चुनाव के लिए हमारी इस जमहूरियत से राम राम है, सलाम है, हम वोट नहीं देंगे, सारी सियासत हिल जाती। हम क्यों ये भूल रहे हैं कि 1991 के बाद जब हमने ये मान लिया कि अब देश में पूंजीवादी निजाम चलेगा, तो भैया धर्मनिरपेक्षता कैसे चल जाएगी? वो तो समाजवाद के साथ जोड़ के रखी थी लोगों ने। समाजवाद को आपने ड्रॉप कर दिया, कह रहे धर्मनिरपेक्षता नहीं बच रही, जमहूरियत पे संकट है। तो ये तो पैकेज है ना, ये तो 3 का पैकेज है। आप प्रियम्बल उठा के देख लीजिए, नौजवान देख ले कि हम भारत के लोगों ने अपने को ही जो संविधान दिया है वो उसमें क्या लिखा है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक।
आप योजनाएं बनाएंगे अंबानी और अडानी के लिए और देश में धर्मनिरपेक्षता चलाएंगे। भैया वो नहीं चलने देंगे, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता चलेगी तो अडानी अंबानी और मल्टीनेशनल्स का राज नहीं चलेगा। यहाँ खुद मुख्तारी चलेगी, स्वावलंबन चलेगा, स्वाधीनता चलेगी। यही कारण था कि दिसंबर 2092 में आते आते बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मुसलसल सिलसिला चलता रहा। 2002 में गुजरात में आकर के दंगे पहले भी हुए भारत में, विभाजन के दौर में बहुत सारे दंगे हुए, हम खूब जानते हैं उनके बारे में। लेकिन एक प्रयोगशाला तैयार करके दंगे पहली बार करवाए गए। ये सब कहने की बातें हैं कि वर्तमान प्रधानमंत्री विकास के नाम पे जीत के आए। नहीं साथियों, थोड़ी देर बात करिए लोगों से, क्या कहते हो थोड़ी देर बाद वो, क्योंकि विकास का के ढोल की पोल तो खुल गई कि ठीक कर दिया। किसे ठीक कर दिया आप लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा नए सिरे से सोचने की जरूरत है, और वो ये है कि सियासत जिस देश की गड़बड़ होगी उस देश का समाज गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि सियासत हमारी जिंदगी के केंद्र में है, सेंटर में है, वही हमारी भाग्य विधाता है। और उसे हम अगर पार्टियों पर, हुकूमतों पर छोड़ देते हैं तो वो फिर वही करेंगी जो कॉरपोरेट चाहेगा आज की तारीख में। और कॉरपोरेट कभी ये नहीं चाहेगा कि इतने बड़े हिंदुस्तान में एका रहे, क्योंकि एका होगा तो जल जंगल जमीन की लूट वो नहीं कर पाएंगे। वो ये लूटपाट जारी रखना चाहते हैं। खेती की जमीनों का अधिग्रहण वो नहीं कर पाएंगे। जो कारीगरी है, जो हुनर है देश का, उसकी बढ़ोतरी, उसकी तरक्की वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए भारत एक बाजार है। साथियों, ये हम लोगों को सोचना है कि हम बाजार और उसके उपभोक्ता हैं, या एक बड़ी मशक्कत और बड़ी कुर्बानियों से कमाई गई आजादी और उसके संविधान के नागरिक हैं। ये तो हमें सोचना है। इसमें किसी सरकार की कोई मदद की जरूरत नहीं है। इसमें किसी प्रोजेक्ट की, किसी स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है। तो मेरी अर्ज आपसे ये है कि जिस संस्था के तत्वावधान में ये जलसा हो रहा है, 1919 से लेकर के 47 तक उसकी जंग आजादी में बहुत बड़ी भूमिका है। 1930 में, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया था, उसमें समाज और धर्म के दायरे में काम करने वाली संस्थाओं में से केवल जमीयत ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और किसी ने नहीं लिया। आज हम 26 जनवरी के मौके पे यहां इकट्ठा हुए हैं। डॉक्टर लोहिया, जो उस समय भूमिगत थे, उन्होंने ये लिखा था कि 26 जनवरी भारत के राज्य का दिन है, इट इज ए डे ऑफ इंडियन स्टेट। लेकिन 9 अगस्त, जिस दिन गांधी ने करो या मरो की कॉल दी थी और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो भारत की जनता का दिन है। उन्होंने कहा था मरने से पहले कि मैं आशा करूंगा
कि आज से 25 साल बाद जब 50वां मनाया जाए 1942 का, तो 26 जनवरी से ज्यादा शानदार तरीके से मनाया जाए। और जब वो 50वां दिन आया तो बाबरी मस्जिद को गिराया गया, कहीं कोई जलसा नहीं। तो हमें एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल डिस्कोर्स गढ़ना होगा। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, एक वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श गढ़ना होगा अगर इस देश, इस तहजीब को बचाना है। साथियों, हम केवल भारत में नहीं रहते, हम एक दुनिया में रहते हैं, ये सभी जानते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया गांव हो गई है, दुनिया गांव हो गई है, हमारे गांव स्लम हो गए, बर्बाद हो गए। तो हम एक दुनिया में रह रहे हैं और इस दुनिया को कॉरपोरेट चला रहा है। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, सैकड़ों किताबें पश्चिम के विद्वानों ने लिख दी हैं। When corporations rules the world, इसका हिंदी में अनुवाद किया बनवारी लाल शर्मा ने, जो आजादी बचाओ आंदोलन के नेता थे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। दुनिया में जब निगमों का राज चले, हमारी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे सेकुलर ब्लॉक की हो चाहे कम्युनल ब्लॉक की हो, वो कमोबेश कॉरपोरेट का हुक्म बजाने वाली पार्टियां हैं। आखिर अरबों रुपया कहां से आ रहा चुनावों में खर्च करने के लिए? पहले तो नहीं था ये, 80 के पहले तो नहीं था ये। बहुत साधारण आदमी भी चुनाव लड़ लेता था, जीत भी जाता था। इधर आप कोई सुन रहे हैं, कोई रेबल भले जीत जाए बड़ी पार्टी का, कोई आजाद उम्मीदवार जीतते हुए सुना आज तक आप लोगों ने? अब वो खत्म हो गया, क्योंकि कारपोरेट संसद में एक भी स्वतंत्र आवाज नहीं सुनना चाहता। इस हकीकत को समझना होगा हम लोगों को। और इसी सियासत के पूरे ढांचे को डिसमेंटल करके एक नई सियासत जब तक हम नहीं गढ़ेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। या सच्चर कमेटी का जिक्र कर दिया तो मैं थोड़ी सी बात कह दूं। जब सच्चर कमेटी की सिफारिशें आ गई तो भाजपा को छोड़ करके लगभग उत्तर भारत, दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट सब पार्टियों ने उसे अपने अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया कि हम लागू करेंगे साहब, हम लागू करेंगे साहब। बाद में एक नई क्रांतिकारियों की पार्टी आई, शायद आप लोग भी उसमें बहुत शामिल रहे होंगे। वो एनजीओ वाले आए थे भ्रष्टाचार हटाने। अन्ना ने सबसे पहली प्रशंसा मोदी की थी रामलीला मैदान से, आपको ध्यान हो तो। मैं लगातार उसके खिलाफ लिख रहा था तो लोग कह रहे थे, मैंने कहा ये कॉरपोरेट ने ही दांव खेला है। दूसरी पार्टी वो हुई जिसने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया। लेकिन मैनिफेस्टो में शामिल करने से नहीं होता है। उस रिपोर्ट की आखिर क्या हकीकत है? वो रिपोर्ट कौमी एकता का दस्तावेज है। 10 साल बाद कासमी साहब चले गए, वो भी उस गोष्ठी में आए थे, मदनी साहब भी उस गोष्ठी में आए थे। हमने एक जायजा लेने के लिए पूरे दिन की दिल्ली में एक गोष्ठी रखी कि एक भाई 10 साल में सच्चर कमेटी की सिफारिशों कि केंद्र के स्तर पे और राज्यों के स्तर पे क्या स्थिति है। उसमें उन लोगों को भी बुलाया जो उस कमेटी में बाकायदा सरकार की तरफ से शामिल किए गए थे, और उन मेंबर सेक्रेटरी को भी बुलाया जो सरकार के खुद के नुमाइंदे थे। कुल लुब्बो लुबाव ये था कि किसी ने भी, यहां तक कि जिस पार्टी ने उस रिपोर्ट को बनाने के लिए कहा था, उसने भी आधे मन से भी उस पे काम नहीं किया।
सच्चर साहब को हमने बहुत जगह कहा कि आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे कहीं आकर के बात करिए, वो कभी नहीं आते थे। जब 10 साल होने पे हमने किया अपने यूथ संगठन की तरफ से, SYS की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आता हूं। वो आए, सारा दिन रहे। जो रिजोल्यूशन हमने किया उसमें केवल 2 चीजों को लेकर के, उसमें बहुत सारी सिफारिशें हैं। उसमें एक सिफारिश है इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का गठन, समान अवसर आयोग की स्थापना, और वह केंद्र की मर्जी के बगैर राज्य भी कायम कर सकते हैं। क्योंकि कमेटी ने ये पाया था, और बाद में भी हम लोगों ने जो बात की, प्राइवेट सेक्टर में भी बात की, अगर अकलियत का कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाता है तो इंटरव्यू लेने वालों ने ये बात स्वीकार की कि हम भेदभाव करते हैं, हम 21 मुसलमान को नहीं लेते, हम 18 हिंदू को ले लेते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी आयोग लागू होने से एक ऑब्जर्वर वहां रहता, और हमने जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स थी उनको वो सिफारिशें भेजी कि भाई आप तो लगवा दो, आपको क्या परेशानी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार को भी भेजा, लेकिन किसी ने वो लागू नहीं किया आज तक। दूसरी बात हमने ये कही कि बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जो रिजर्व कैटेगरी में है लेकिन मुस्लिम बहुल है, आप उन्हें ओपन करिए और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी को कहीं दूसरी जगह ले जाइए, क्योंकि वहां तो रिजर्व ही लड़ेगा, ताकि वहां से मुसलमान जीत सके और संसद में और विधानसभाओं में एक समुचित रिप्रेजेंटेशन, जिसे कहते हैं साइजेबल रिप्रेजेंटेशन, हो सके। तो साथियों, ये कदम है जो राष्ट्रीय एकता के लिए उठाए जाने चाहिए। इन पे बातें नहीं होती हैं, बातें जो हो रही हैं वो आपके भी सामने हैं, मेरे भी सामने हैं। हम उन्हीं बातों में चर्चा करते हुए उन्हीं में डूबते उतराते रहते हैं। हमें नई सोच के साथ नए तरीके से आगे बढ़ना है। सच्चर साहब की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, वो अगर जिंदा रहते तो 22 दिसंबर को हमने उनका 95वां जन्मदिन मनाया जालंधर में। 2011 में उस अवस्था में उन्होंने हम लोगों से कहा कि सोशलिस्ट पार्टी को फिर से रिवाइव करिए। वो पुरानी सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में बनाई गई थी अंजुमे इस्लामिया हॉल में पटना में, और फिर 48 में कांग्रेस से बाहर आ गई थी और 77 में फिर जनता पार्टी में जिसका मर्ज हो गया था। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने समाजवाद के नाम पे बहुत खराब काम किए हैं, सोशलिस्ट पार्टी को रिवाइव करिए। और वो ताउम्र उसी में ही जितना हम कर सके वो करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। मैंने कहा आपने क्यों ये करवाया हमसे? बोले कि भाई आज लोग नहीं समझेंगे, लेकिन अगर कल को कोई पीढ़ी ये समझ ले कि देश को नई सियासत की, विचार की राजनीति की जरूरत है, संविधान की राजनीति की जरूरत है, जो हमारी आजादी की लड़ाई के मूल्य हैं उसकी राजनीति की जरूरत है, तो एक पार्टी तो होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने वो पार्टी बनवाई है। पार्टी आज भी चलती है, चुनाव भी हम लोग लड़ते हैं। हमें पता, हमें कोई वोट नहीं देगा ना देता है। मैं खुद ईस्ट दिल्ली से 2 बार चुनाव लड़ चुका हूं। लेकिन ये हमारी एक निष्ठा है कि एक भाई, जब आप लोगों को लगे कि अब नेताओं की नहीं नीतियों की जरूरत है, तो आप हमारे पास आ जाएंगे। ऐसा हमने सोचा है सारे भारतीयों के बारे में। मैं इस अनुशासन की बहुत दाद देता हूं कि जमीयत के जो कार्यकर्ता हैं कितनी मुस्तैदी से और कितनी सहजता से, वरना कार्यकर्ता धक्का मुक्की करने में खुद आगे निकल जाते हैं कई बार, है ना, वो दिखाने के लिए कि हम कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जलसे को संभाला हुआ है, लोग बैठे हैं। अब देखिए, हम लोहियावादी लोग हैं, जलसे में एक भी महिला
वक्ता नहीं है, इंशाल्लाह थोड़ा कभी ख्याल रखा जाए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम सिंह जी, बहुत अच्छी